वेलकम बैक इंग्लिश एस्पिरेंट्स ऑन दिस चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब। और आज के वीडियो का डिस्कशन हम करेंगे जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड मिडिल इंग्लिश एज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का डिस्कशन आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में होगा। तो पहले 3 क्वेश्चंस आप सभी के सामने स्क्रीन पे हैं। मिडिल इंग्लिश एज से रिलेटेड जो हम बात करेंगे आज इस एमसीक्यू के सेक्शन में, एमसीक्यू के पार्ट में, वो होगा कि वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में, साथ ही साथ जो इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन थी, उसके साथ साथ लिटरेचर का क्या कंडीशन था, लिटरेचर किस तरीके के लिखे गए हैं, उन सब का डिस्कशन आज हम एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे इस चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब पे। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और आप अपने पेपर पेन के साथ से लेकर के जुड़ जाइए यहाँ पे इस सेशन इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब के इंपॉर्टेंट सेशन में। तो पहला जो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन है, इन तीनों का आंसर करिए आप सभी। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। विच जॉनर ऑफ लिटरेचर रिप्लेस द एपिक ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड। आपको बताना है कि कौन सा जॉनर ऐसा था, मीन्स व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग दैट रिप्लेस्ड, या लिटरेचर का कौन सा ऐसा राइटिंग था जिसने एपिक को रिप्लेस किया है मिडिल इंग्लिश टाइम में। क्योंकि बियोल्फ जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में लिखे गए थे, एपिक पोएम थी, तो उसको किस लिटरेरी जॉनर ने उसको रिप्लेस किया हुआ है। ऑप्शन ए एलेगरी, ऑप्शन बी बैलेड, ऑप्शन सी नॉवेल, या ऑप्शन डी है रोमांस। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है उसको जल्दी से बताइए। 1 2 3 4 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं ऑप्शंस, और इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर। अगर हम उस जॉनर की बात करते हैं तो रोमांस रिलेटेड वर्क्स हैड बीन रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड। ये सिवेलरिक रोमांस होते थे जो कि इस टाइम पे लिखे गए हैं मिडिल इंग्लिश टाइम में, जिसको हम एंग्लो नॉर्मन एज बोलते हैं। ठीक है, उसको एंग्लो नॉर्मन एज भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन। Which type of poetry was predominant in the Middle English period? Middle English period में किस तरीके की पोएट्री का डोमिनेंस था, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए हेरोइक कपलेट है, ऑप्शन बी एपिग्राम है, नैरेटिव पोएट्री या ओड पोएट्री। किस तरीके की पोएट्री का अबाउंडेंस था या प्रीडोमिनेंस था कि इसी तरीके की पोएट्रीज मैक्सिमम लिखी जाती थी मिडिल इंग्लिश टाइम पे, जो कि चौसर का टाइम ड्यूरेशन था। चौसर ने अपने इंपॉर्टेंट वर्क्स इसी टाइम ड्यूरेशन में लिखे हुए हैं, और उसका करेक्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हमारा ऑप्शन सी है, मींस नैरेटिव पोएट्रीज। ठीक है, नैरेटिव पोएट्रीज जो होती थी वो लिखी जाती थी मिडिल इंग्लिश पीरियड में, मींस उनका डोमिनेंस था लिटरेरी जॉनर पे और स्पेसिफिकली पोएट्री पे। ठीक है, तो वो नैरेटिव पोएट्रीज होती थी, नरेशन के फॉर्म में पोएम्स लिखी जाती थी। सिवेलरिक, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि रोमांस रिलेटेड जो लिटरेचर था उसको रिप्लेस किया था, एपिक को रिप्लेस करके रोमांस लिटरेचर रिलेटेड। तो रोमांटिक जो वर्क्स थे या रोमांस रिलेटेड सिवेलरिक जो वर्क्स थे वो नरेशन के फॉर्म्स में होते थे, स्टोरी को डिस्क्राइब करते हुए पोएम्स लिखी जाती थी। तो इस तरीके के नरेशन के का डोमिनेंस था पोएट्री में मिडिल इंग्लिश टाइम में। नंबर 3 क्वेश्चन, विच टू फैमिलीज फॉट इन दी वॉर्स ऑफ रोजेस। वॉर्स ऑफ रोजेस का भी हम डिस्कशन बात भी करेंगे कि किस ईयर में हुआ था, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये 2 फैमिलीज कौन सी थी जो वॉर्स ऑफ रोजेस में इन्वॉल्व थी, उनका नेम बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो आप सभी। पहला है ट्यूडर स्टीवर्ट, ऑप्शन बी यॉर्क्स एंड प्लांटाजेनिट्स, ऑप्शन सी है यॉर्क्स एंड लेसेस्टर, ऑप्शन डी है ट्यूडर्स एंड लैंसेस्टर्स। तो वो 2 फैमिलीज का नेम बताना है जो वॉर्स ऑफ रोजेस को जिसने लड़ा था या जिस वो इनमें इन्वॉल्व थी। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि स्क्रीन पे आप सभी के लिए है 4, 5 एंड 6 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप मुझे बताइए उसका आंसर। द स्पिरिट ऑफ न्यू लर्निंग इन द ट्रांजिशनल पीरियड फ्रॉम द मेडिवल टू द मॉडर्न वाज चीफली द इन्फ्लुएंस ऑफ। जो अगर न्यू लर्निंग का हम बात करते हैं, जो स्पिरिट ऑफ न्यू लर्निंग की बात करते हैं, जो ट्रांजिशनल पीरियड था मेडिवल से लेकर के मिडिल एज से लेकर के मॉडर्न एज तक का टाइम था, तो वो किससे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था? फ्रेंच रेनेसा से,
या इटालियन रिनेशा से, जर्मन रिनेशा से, या ऑल द अबव? इसका आंसर आपको बताना है कि जो ट्रांजिशन पीरियड, देखिए इस टाइम में तो बहुत से पीरियड्स थे, तो स्पेसिफिकली जो इन्फ्लुएंस हुआ था ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, इटालियन रिनेशा से। ठीक है, इटालियन रिनेशा से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था ये टाइम ड्यूरेशन, जो कि मिडिल से बात करते हैं, मिडिल एज से लेकर के मॉडर्न एज का जो टाइम ड्यूरेशन था वो ट्रांजिशन पीरियड था न्यू लर्निंग का, और वो इन्फ्लुएंस था मिडिल इटालियन रिनेशा का। नंबर 5 क्वेश्चन स्क्रीन पे है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, इसका आंसर करिए मुझे। जॉन गोवर्स कन्फ्यूशियो एमांचिस, एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द आर्ट ऑफ लव, वाज रिटन इन, किस लैंग्वेज में लिखा गया है जॉन गोवर ने अपना कन्फ्यूशियो एमांचिस? देखिए इससे 2-3 क्वेश्चंस आपके बन गए। जॉन गोवर की वर्क की अगर बात करते हैं, कॉन्फ्यूशियो एमेंटिस, ये किस ईयर में पब्लिश हुआ है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो 1834 ये आपका वर्क है कि ये इस टाइम पे लिखा गया था, 1834 में लिखा गया था। और इसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है, कन्फ्यूशियो एमेंटिस इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ आर्ट ऑफ लव, वाज रिटन बाय हूम? तो दैट इज द आंसर ऑफ जॉन गोवर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके एक क्वेश्चन से बन सकते हैं, इस स्पेसिफिकली क्वेश्चन से बन सकता है, तो वो मैंने आपको मेंशन कर दिया है। अब इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखेंगे, जिसको हम बोला जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द आर्ट ऑफ लव, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? लैटिन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जो कि इंग्लिश डायलेक्ट था, जिसको पॉपुलराइज किया था स्पेसिफिकली चौसर ने, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे थे अपने, या एंग्लो सैक्सन डायलेक्ट में लिखा गया था? तो इसका आंसर जो है वो हमारा है इंग्लिश। ठीक है, कन्फ्यूशियो एमेंटिस से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ये हमारा लैटिन फ्रेज हो सकता है, जैसे लैटिन लैंग्वेज में लिखा हो सकता है, ये इंग्लिश डायलेक्ट में लिखा गया था, जिसको जो रिफाइंड इंग्लिश था मिडिल इंग्लिश, मिडिल एज का, तो वो कौन सा रिफाइंड इंग्लिश था? वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश डायलेक्ट बोलते हैं मिडिल इंग्लिश टाइम पे। नंबर 6 क्वेश्चन, विलियम्स लैंगलैंड की बात हो रही है यहाँ पे। विजन्स ऑफ पेयर्समैन इज द ओनली एक्सटेंट पोएम ऑफ, विलियम्स विजन ऑफ पेयर्स एंड फ्लोमेन इज द ओनली एक्सटेंट पोएम ऑफ? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि विलियम लैंगलैंड, अभी मैंने आपको आंसर करा इसका, ये इसके राइटर हैं, ये इनका वर्क है, पोएट है विलियम लैंगलैंड, जिन्होंने विजन ऑफ पेयर्स एंड फ्लोमैन ये वर्क लिखा हुआ है मिडिल इंग्लिश टाइम पे। और ये सभी एक तरीके से बात करें मिडिल इंग्लिश टाइम के इंपॉर्टेंट पोएट्स थे, जिसमें जोफ्री चौसर, विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर, थॉमस हॉकलीफ, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पोएट्स इसी टाइम वेरिएशन में बिलोंग करते हैं। और पोएट्री की बात करते हैं तो पोएट्री वाज इंपॉर्टेंट जॉनर ऑफ दैट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 7, 8 एंड 9 क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है। नंबर 7 क्वेश्चन का आंसर करिए। देयर वाज 3 इंपॉर्टेंट मेडिवल इंस्टीट्यूशंस, which of the following was not one of them? आपको बताना है कि 3 इंपॉर्टेंट जो मेडिवल इंस्टीट्यूशंस थे उनमें से एक, इन चारों ऑप्शंस में से एक वो नहीं था, आपको उसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है फ्यूडलिज्म, शिवैल्री और नाइट इरेंटरी, ऑप्शन सी चर्च, या ऑप्शन डी स्लैवरी। विच वन इज नॉट वन ऑफ देम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, स्लैवरी वाज नॉट वन ऑफ देम। तो यहाँ पे हम इस आंसर का जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन डी है। नंबर 8 क्वेश्चन है, रिचर्ड फर्स्ट वाज नोन एज रिचर्ड दी, लायन हार्टेड, ग्रेट, कॉन्करर या अनग्रीडी? रिचर्ड फर्स्ट को क्या बोला जाता था? उनके साथ में जो एक सबटाइटल जो लगता था वो क्या लगता था? लायन हार्टेड लगता था, या ग्रेट लगता था, कॉन्करर लगता था जो विश्व विजेता होता है, विजेता इसको बोलते हैं, अनग्रीडी ये लगा था। तो इन चारों ऑप्शंस में से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, ग्रेट। यहाँ पे ग्रेट का ऑप्शन आएगा। रिचर्ड फर्स्ट वाज नोन एज द रिचर्ड द ग्रेट। ठीक है, ये आंसर है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको आगे सेशन में चलूं, आपके लिए है कि यहाँ पे हमने अभी कल जो डिस्कस किया था वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए, उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, इसके साथ साथ आई बटन पे मिल जाएगा, आप क्लिक करके वो वीडियो जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा, क्योंकि अब हमारा जो सेशन होगा ये प्रैक्टिस सेशन है हमारा, ये हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो एजेस हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा,
जितने प्रैक्टिस सेट हैं, जैसे नंबर 5th प्रैक्टिस सेट है, आप इसको जरूर वॉच आउट करिए। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट भी आप वॉच आउट कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा वीडियो सेक्शन में जा करके, या आपको आई बटन पे उसके लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप वहां से उसको वॉच आउट कर सकते हो। अब चलिए चलते हैं नंबर 9 क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन जो रहा स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मिडिवल लिटरेचर। मिडिवल लिटरेचर के रिगार्डिंग कौन सा इसमें से स्टेटमेंट इन चारों ऑप्शंस में से वो इनकरेक्ट है, गलत है, वो बताना है। ऑप्शन ए, एलेगरी वाज फ्रीक्वेंट एंड यूजुअल, द ड्रीम विजन कन्वेंशंस वाज प्रिवेलेंट, चौसर एक्सप्लॉइट्स द ड्रीम विजन कन्वेंशन इन द कैंटरबरी टेल्स, या ऑप्शन डी है, देयर वाज ऑफन एन अंडरकरेंट ऑफ मॉरल एंड डिडैक्टिक स्ट्रेन, व्हिच वन वाज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मेडिवल लिटरेचर। तो वो हमारा ऑप्शन सी होगा, जो ऑप्शन सी ये है, ये आंसर सही होगा, क्योंकि ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। बाकी के तीनों ऑप्शन सही है कि एलिगोरिकल वर्क्स जैसे फ्रीक्वेंटली लिखे गए हैं इस टाइम ड्यूरेशन में, ड्रीम विजन कन्वेंशंस का जो था एक प्रिविलेंस था इस टाइम ड्यूरेशन में, इसके साथ साथ डिडैक्टिक एंड मॉरल जो स्ट्रेन थी वो आपकी यहाँ पे अंडर करेंट थी, और साथ ही साथ एक्सप्लॉइटेड जो ड्रीम विजन था कन्वेंशन, वो ड्रीम कैंटरबरी टेल्स में, उसको वो इनकरेक्ट आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 10, व्हाट वर क्रिश्चियन होली वॉर टू टेक द होली लैंड फ्रॉम द मुस्लिम। आपको बताना है क्रिश्चियंस का होली वॉर कौन सा था जो कि होली लैंड लेने था मुस्लिमों से, मुस्लिम से। तो आपको इसमें मिडिल इंग्लिश टाइम का कोई एक इवेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, बेनिफिट ऑफ द क्लर्जी, क्रूसेड्स, या इस्लेसियास्टिक्स, या जिहाद्स। तो ऑप्शन जिसका इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हमारा होगा, इसको हम क्रूसेड्स बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10। तो ऑप्शन बी पे आप इसको टिक कर लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, whose followers are all known as lollards। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ये, आपका मैक्सिमम ये पूछा गया है, बहुत बारी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो किसके फॉलोअर्स को लुलार्ड्स बोला जाता था, मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी जॉन वीकली, जॉन ऑफ ट्रेविसो, या ऑप्शन डी है विलियम लैंगलैंड। तो ऑप्शन जो इसमें से करेक्ट आएगा बिना किसी हिचक के आप जो आंसर करोगे वो हमारा ऑप्शन बी आंसर होगा, क्योंकि विलियम, अगर हम बात करते हैं वीकलिफ की, जॉन वीकलिफ की, तो जॉन वीकलिफ एक रिफॉर्मिस्ट थे, ठीक है, और इनके जो फॉलोअर्स थे उनको लोलार्ड्स बोला जाता था, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। जॉन वीकलिफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट के एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे, उनसे जुड़े हुए थे, रिफॉर्मिस्ट थे, और वो क्रिश्चियन जो चर्च था या चर्च जो वहाँ पे था उस टाइम पे, उसमें किसी न किसी तरीके से वो थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते थे, उसमें सुधार चाहते थे, और इनके फॉलोअर्स को हम लोलार्ड्स के नेम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए जो कि मैंने मेंशन कर दिया है। नंबर 12 को देखते हैं, ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है, द कंटेम्प्रेरी ऑफ चौसर who is regarded the most original and powerful prose writer of his time is। आपको बताना है चौसर के जो कंटेम्प्रेरी थे, किसी ऑथर की बात हो रही है, जिनको एक मोस्ट ओरिजिनल और पावरफुल प्रोज राइटर, स्पेसिफिकली क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, प्रोज राइटर बोला जा रहा है, पोइट्री से रिलेटेड नहीं है वो इम्पोर्टेंट राइटर। तो आपको बताना है ओरिजिनल, मोस्ट ओरिजिनल और पावरफुल प्रोज राइटर जो चौसर के टाइम के थे, चौसर के कंटेम्प्रेरी से उनके समकालीन थे, वो कौन थे। जॉन वीकलिफ, जॉन ऑफ ट्रेविसो, जॉन विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर। देखिए इसका जो आंसर होगा, आई थिंक ये सी नहीं होगा, क्योंकि विलियम लैंगलैंड की बात करते हैं तो विलियम लैंगलैंड और जॉन गोवर इंपॉर्टेंट, ये पोइट्री से रिलेटेड वर्क्स लिखा करते थे, पोएट्स थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि जॉन विक्लिफ ने जो था वो बाइबल का ट्रांसलेशन किया था, तो इसको एक तरीके से मोस्ट ओरिजिनल और पावरफुल प्रोज राइटर के लिए हम अगर चौसर के कंटेम्प्रेरी की बात करते हैं तो जॉन विक्लिफ वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हमारे करेक्ट आंसर होंगे। तो ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे, ना कि सी को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 13, 14, 15 स्क्रीन पे है। 13 नंबर क्वेश्चन जो रहा स्क्रीन पे, द पोएट हु वाज बोर्न इन द रेन ऑफ द एडवर्ड थर्ड लिव्ड थ्रू दैट ऑफ द रिचर्ड सेकंड एंड डाइड इन द रेन ऑफ हेनरी फोर्थ वाज। एडवर्ड थर्ड में उस पोएट का जन्म हुआ था, वो अपनी मैक्सिमम जो लाइफ थी उसको स्पेंड किया है रिचर्ड सेकंड की रेन में,
उसके रिचर्ड सेकंड जब किंग थे। और इसके साथ साथ जब उनकी डेथ होने वाली थी तो हेनरी फोर्थ वाज द एम्परर ऑफ द इंग्लैंड एट दैट टाइम। तो उस पोएट का आपको नेम बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आपसे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में पूछ सकता है कि किनके शासनकाल में या किसके रेन में चौसर ने अपनी लाइफ स्पेंड की, पूरे स्टार्टिंग टू एंड। तो वो टाइम ड्यूरेशन, वो चौसर्स का सॉरी पोएट्स का नेम या सॉरी एम्परर्स का नेम वो आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बताना है। तो आप ध्यान दीजिए, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड, उसके बाद हेनरी फोर्थ। ओके, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ वर द एम्परर्स। और इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो बिना किसी डिले के ऑप्शन बी पे हम चेक करेंगे, क्योंकि जियोफ्री चौसर ऐसे पोएट थे जो कि 3 रूलिंग किंग के टाइम ड्यूरेशन पे उनका पूरा स्टार्टिंग टू एंड उनकी लाइफ हुई थी। स्टार्ट जन्म हुआ था किसी और एम्परर के टाइम ड्यूरेशन में, उनका जो मैक्सिमम लाइफ था वो रिचर्ड सेकंड के टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने लिव किया और अपने लिटरेरी वर्क्स को लिखा है। इसके साथ ही साथ उनका जब एंड या डेथ होने वाली थी तो उस टाइम ड्यूरेशन पे हेनरी फोर्थ जो थे वो किंग थे इंग्लैंड के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 14 क्वेश्चन, विलियम कैंस्टन प्रिंटेड द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश। यहाँ पे प्रिंटेड होगा, printed the first book in English, name the book। नेम द बुक, उस बुक का नेम बताना है जिसको विलियम कैंस्टन ने अपने प्रिंटिंग प्रेस में इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट करा हुआ है। आंसर आपको देना है द जेंटलमैन ऑफ वेरोना, यहाँ पे टू होगा, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द बाइबल, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय या यूटोपिया। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी आंसर है, ऑप्शन सी पे हम करेक्ट करेंगे। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय was the book which was published in English language, which was the first book to be printed in an English language by the William Cangston। Number 15, the Black Death that swept over England when Chaucer was about 9 years old is another name for। आपको बताना है कि जब चौसर की एज 9 इयर्स की थी तो उस टाइम ड्यूरेशन में ब्लैक डेथ जो था उस वो इंग्लैंड में चारों तरफ फैल चुका था। आपको उसका अनदर नेम बताना है, मींस दूसरा नेम। ब्लैक डेथ को किस नेम से जानते हैं हम, जिसको ब्लैक डेथ बोला जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है वो बताना है। द ग्रेट प्लेग, द ग्रेट फ्लड, द ग्रेट ड्रॉट या द ग्रेट रिवॉल्ट। और आंसर ऑप्शन ए है द ग्रेट प्लेग। प्लेग को ब्लैक डेथ बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जब चौसर की एज 9 इयर्स की थी तो प्लेग जो थी एक महामारी थी, जैसे पैंडेमिक अभी कोरोना कोविड-19 ये पैंडेमिक है, चल रहा है या धीरे धीरे अभी अपने खत्म होने की कगार पे है। तो उस टाइम पे चौसर के टाइम पे जब वो 9 इयर्स के थे तो उस टाइम पे प्लेग बहुत एक पैंडेमिक था जो चारों तरफ इंग्लैंड के फैल चुका था। उसको ब्लैक डेथ के भी नेम से जानते हैं, उसके साथ साथ द ग्रेट प्लेग के नेम से भी जानते हैं। ओके, नंबर 16, 17, 18 क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, इन चौसर्स टाइम द पीजेंट रिवोल्ट 1381 में पीजेंट रिवोल्ट हुआ है, रिजल्टेड इन किस वजह से हुआ है? डिथ्रोनमेंट ऑफ द किंग, डेमोलिशन ऑफ चर्च एज एन इंस्टीट्यूशन, एंड ऑफ सर्वडम या राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो इसका ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी पे आप इस पे टिक कर लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज सपोज टू बी द ऑथर ऑफ द फ्रेंच ट्रैवल मेमोयर, द ट्रैवल ऑफ सर जॉन मैंडविले। ये ट्रैवल जो मेमोयर है, फ्रेंच ट्रैवल मेमोयर, इसके ऑथर कौन है, इसका नेम बताइए आप। और उस वर्क का नेम है, ट्रैवल मेमोयर का जो नेम है, द ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मैंडविले। तो आंसर है जियोफ्री चौसर, डीन जी बर्जोन या आपका जॉन मैंडविले या जॉन गोवर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, जॉन मैंडविले इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने ट्रैवल मेमोयर लिखा है। और ट्रैवल मेमोयर आप ध्यान दीजिएगा, इनका नेम भी इस नेम में इस वर्क में मेंशन है, उनके ट्रैवल मेमोयर में मेंशन है। और ट्रैवल मेमोयर क्या होता है, हम कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो उसकी मेमोरीज को या जो चीजें हम वहाँ पे देखते हैं, जो हम एक पॉजिटिविटी या एक इंथुसियाज्म लेके आते हैं उस ट्रैवल से, तो उसको मेमोरी के वे में, उसको एक बुक के वे में या उसको एक मेमोयर के वे में प्रेजेंट करना रीडर्स के सामने, वो हमारा ट्रैवल मेमोयर होता है और वो हम खुद ही उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर हमारा जॉन मैंडविले ही होगा। ओके, नंबर 19, 18 क्वेश्चन है, द पोएट नोन एंटायरली फॉर ब्रूस द सुप्रीम नेशनल पोएम ऑफ स्कॉटलैंड इज। ऑप्शन बी जॉन बॉर्बर इज द करेक्ट आंसर। For Bruce, the
सुप्रीम नेशनल पोएम ऑफ स्कॉटलैंड। उस पोएट का नेम क्या है? ये है ब्रूस पोएम। तो उनका नेम है जॉन बर्डवर्थ। नेक्स्ट नंबर 19, Which of the following took place during 1455 to 1487? अब आपको बताना है इस टाइम ड्यूरेशन में कौन सा ऐसा इवेंट हुआ था मिडिल इंग्लिश टाइम में, या इंसिडेंट हुआ था मिडिल इंग्लिश टाइम पे जो कि बहुत पॉपुलराइज था। अगर हम एक पॉलिटिकल सोशल व्यू की बात करते हैं, कंडीशन की बात करते हैं, तो इसका एक तरीके से इस इवेंट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है मिडिल इंग्लिश टाइम में। तो वो कौन सा था? वॉर ऑफ रोजेस, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, पीजेंट रिवॉल्ट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, जो हमने वॉर ऑफ रोजेस की बात की थी, जो यॉर्क्स एंड लैनचेस्टर के बीच में लड़ा गया था, ये दो फैमिलीज इन्वॉल्व थी इस वॉर में। तो वो 1455 से 1487 के मिड में ये वॉर ऑफ रोजेस हुआ था। नेक्स्ट नंबर 20 क्वेश्चन है स्क्रीन पे। When did Henry VII, the patron of education, came to throne? थ्रोन पे हेनरी सेवेंथ का आगमन कब हुआ था? 1456, 1468, 1473, 1485, and the answer we have is 1485. 1485 is the correct answer. इसको आप टिक कर लीजिएगा। नंबर नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ बाइबल इनटू इंग्लिश? बाइबल इनटू इंग्लिश में फर्स्ट ट्रांसलेशन की बात करें बाइबल का इनटू इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो किसने ट्रांसलेट किया था, उसको रिगार्ड किया जाता है थॉमस मोर, जॉन विक्लिफ, टेंडेल या विलियम लैंगलैंड। और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अभी हमने इनके बारे में बात की थी कि मोस्ट ओरिजिनल और पावरफुल प्रोज राइटर की बात करते हैं तो जॉन विक्लिफ वाज दैट मैन। नंबर 22, 23 क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन है, फोर एनोनिमस पोएम्स। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फोर एनोनिमस पोएम कंटेन्स वन मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ अबाउट 1370 were found which give us good example of medieval allegories. Which of the following is not one of them? medieval allegories से रिलेटेड फोर एनोनिमस पोएम्स थी। आपको बताना है उस मैन्युस्क्रिप्ट में कौन सी इन चारों ऑप्शंस में से नहीं है, इसका आंसर देना है। सर जॉन सर गॉवेंस एंड द ग्रीन नाइट, ऑप्शन बी पेशेंस, ऑप्शन सी पर्ल, ऑप्शन डी कॉर्डन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कॉर्डन, ऑप्शन डी है। दिस वाज नॉट वन ऑफ द फोर एनोनिमस पोएम्स जो 1730 की मैन्युस्क्रिप्ट में मिली थी, और वो मेडिवल एलिगरीज का एक गुड एग्जाम्पल है। तो सर गॉवन एंड द ग्रेट ग्रीन नाइट, पेशेंस एंड पर्ल्स वर देयर दैट। नेक्स्ट नंबर 23 वी हैव which of the following was characteristic feature of medieval literature? medieval literature की characteristic feature के बारे में आपको बताना है इस चारों ऑप्शंस में से। तो इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड्स वो क्या होगा? ऑप्शन ए लार्ज बॉडी ऑफ पर्सनल लिटरेचर, realism in representation of time and space, absence of alliteration in poetry, the popular genre of the bird and the beast fable। आपको बताना है कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है मिडिवल लिटरेचर का, और वो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। मिडिवल लिटरेचर में बर्ड एंड बीस्ट फेबल्स का बहुत ज्यादा ये जॉनर का पॉपुलराइजेशन था, जो कि बस बर्ड एंड बीस्ट लाइक एनिमल्स जो थे उनको ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स में जो था वो इन्वॉल्व किया जाता था, उनको एक तरीके से इमिटेट किया जाता था। तो इस जॉनर का बर्ड एंड बीस्ट फेबल का बहुत ज़्यादा पॉपुलराइजेशन था, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मिडिल इंग्लिश टाइम की या मिडिवल लिटरेचर की। नंबर 23 के बाद 24 क्वेश्चन है, when the Normans defeated the Anglo-Saxon king at the Battle of Hastings। Battle of Hastings में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए ये क्वेश्चन सीधा घुमा करके थोड़ा पूछ लिया गया है कि नॉर्मन्स ने कब डिफीट किया एंग्लो सैक्सन को बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में, और वो था 1066 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा 1066। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25, द रोमांस ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड वाज मोस्टली बोरोड फ्रॉम। ऑप्शन ए लैटिन, फ्रेंच, एबीसी या नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो यहाँ पे जो मिडिल इंग्लिश का रोमांस था वो लैटिन और फ्रेंच दोनों लिटरेचर से बोरो किया गया था। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ वुड बी द करेक्ट आंसर। नंबर 26, which play flourished
थ्रू आउट इंग्लैंड फ्रॉम द रेन ऑफ हेनरी सेकेंड टू दैट ऑफ एलिजाबेथ। किस तरीके के प्लेस का जो फ्लरिश था, किस तरीके के प्लेस का इंग्लैंड में हेनरी सेकेंड के टाइम से लेकर के एलिजाबेथ के टाइम तक का, एक तरीके से आप कह लो कि उस तरीके के प्लेस लिखे जाते थे। और वो कौन से थे? मिरेकल प्लेस, मोरालिटी प्लेस, या बोथ ए बी एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा, इस पे हम ऑप्शन बी पे टिक करेंगे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मोरालिटी प्लेस थे जो हेनरी सेकेंड के टाइम से लेकर के एलिजाबेथ के टाइम तक ये ऐसे वर्क्स लिखे गए हैं। आप मोरालिटी प्लेस की बात करो तो हमारे पास क्रिस्टोफर मार्लो का एग्जाम्पल है, जिनका डॉक्टर फास्टस टैम्बरलेन, ये ऐसे मोरालिटी प्लेस हैं जो कि उस एलिजाबेथन टाइम में भी लिखे गए हैं। और मिडिल इंग्लिश टाइम में तो मिरेकल, मोरालिटी और मिस्ट्री प्लेस का अबाउंडेंस था। मेडिवल ड्रामा इन्हीं तीन तरीके के ड्रामास पे बेस्ड ऑन थे। इसी तरीके के ड्रामास इस टाइम ड्यूरेशन में मिडिल इंग्लिश एज में लिखे जाते थे। लेकिन मोरालिटी प्ले था जो कि मिडिल से स्टार्ट होकर के ये एलिजाबेथन एरा तक चला है। और इस तरीके का प्लेस बहुत से राइटर्स, बहुत से ड्रामेटिस्ट जैसे यूनिवर्सिटी बुक्स के राइटर्स ने भी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नंबर 27 क्वेश्चन, a poem, A Vision of Pierce and Froment was written by। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्टली आपसे ये पूछा जाता है, आपको इसका आंसर पक्का पता होगा। तो ऑप्शन ए पे हम टिक करेंगे, वो है हमारा विलियम लैंगलैंड। ओके, एक एलिगोरिकल वर्क है, विजन रिलेटेड पोएम है। तो विजन ऑफ पियर्स एंड फ्लोमैन वाज रिटन बाय विलियम लैंगलैंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड ये कुछ क्वेश्चंस आज हमने यहाँ पे मिडिल एज से रिलेटेड डिस्कस करा। यहाँ पे लिंक आपको दिख रहा होगा, जरूर आप वॉच आउट कर लीजिएगा इसको, जो कि हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड से रिलेटेड है एमसीक्यूज। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक चाहिए तो उसका कमेंट, उसको भी आप मेंशन करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके जरूर लेके आऊंगी इसी चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब पे। और प्लीज शो योर लव by subscribing this channel English Inspiration Club. Thank you very much for watching this.